हाँ बताओ ग्राफ डायग्राम। हाँ बताओ सबने एक किया रिवाइज अच्छे से। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के सारे केसेस समझ आ गए। व्हाट अबाउट दिस प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इसका देखो, जब आपको टाइम पीरियड निकालना है उसके लिए आपको क्या करना होगा। वाई डायरेक्शन में एक्स को जीरो करोगे तो you will get 2u sin theta upon g cos alpha, है ना। इसको पुराने आंसर से कैसे रिलेट करोगे। भाई न्यूमरेटर में वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आनी थी, डिनोमिनेटर में वाई डायरेक्शन की एक्सेलरेशन आनी थी, है ना। सबको क्लियर है ये वाला आंसर। ऐसे ही जो मैक्सिमम हाइट निकालनी है उसके लिए वाई डायरेक्शन में आप v को जीरो पुट करोगे तो उससे यू विल गेट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर बाय 2g cos अल्फा। इज दिस क्लियर बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों रेंज। रेंज के लिए आप एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालोगे और ये ध्यान रखना है कि भाई अब एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में जब आप यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो भाई यहाँ पर ए भी है। राइट, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आता है बच्चों रेंज बताओ। आपकी रेंज मेरे ख्याल से आएगी 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो भी
तो ये रिजल्ट्स आपको याद नहीं रखने इंक्लाइन प्लेन वाले। मतलब बेसिकली तो आपको कंसेप्ट याद रखना है कि कैसे हम मतलब एक्स और वाई में स्प्लिट करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ स्पेशल केस। इस केस में जो मेन डिफरेंस पड़ा है वो ये है कि एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आ गई। तो वो ये देखने में अजीब सा लग रहा है, मतलब है कुछ नहीं, बस जब आप लिखोगे टर्म्स तो उसके अंदर एक जो हमने पुराना फॉर्मूला किया हुआ है cos a प्लस बी, वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ओके चलो। हाँ जी, xi0c पार्ट बच्चों। 9th क्वेश्चन बिल्कुल सेम हमने डिस्कस किया था कल। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उससे tan थीटा निकलता है, उसको कन्वर्ट करके उससे sin थीटा निकाल लो। 10th में आप रेंज को बस 1 किलोमीटर पुट करना है। इसमें हो सकता है आपका आंसर एग्जैक्ट ना आ रहा हो, बट वो ऑप्शंस देख के आपको आइडिया लग जाएगा 10th में ना। एग्जैक्ट ही आता है क्या? अच्छा। अच्छा, जी को 9.8 लेके आ जाएगा एग्जैक्ट शायद ना। और कोई? बाकी तो आसानी है। डी पार्ट। एक्सरसाइज 1 सी पार्ट। Excuse me, sir. यस। Sir, exercise 0 C part का 16th question भी डाउट है। ये जो 16th क्वेश्चन है ना, इसमें मतलब थोड़ी सी एम्बिग्विटी रहती है इन द सेंस, मतलब क्वेश्चन से ये क्लियर नहीं हो रहा कि भाई जिस सिचुएशन में उसकी रेंज 400 थी, उसी सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग हमारे को मैक्सिमम हाइट बतानी है, या फिर हमें अलग से पूछा है कि भाई मतलब कि रेंज इतनी है, आप जैसे मर्जी फेंको, तब क्या हाइट है ना। और मेरे ख्याल से इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो इस तरह दिया हुआ है कि भाई हम यू निकाल लें और फिर ये मान लें कि अब इसको अलग से ही गिरा दिया हमने, है ना, ऊपर को फेंक दिया और तो निकाल लिया हमने।
मतलब सेम सिचुएशन की मैक्सिमम हाइट नहीं निकाली हमने, राइट? तो हाँ वो ठीक है, वो थोड़ा सा है ना उसमें चक्कर। 14 में क्या दिक्कत है, लिखो सीधा आंसर आ जाएगा वो। एक थीटा 90 माइनस थीटा। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर 16th में उन्होंने उस सिनेरियो के लिए आंसर दिया हुआ है, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1 के लिए। उसके लिए दिया या इसके लिए दिया कि अगर आप उसको अलग से ऊपर ही फेंक दो? सर अलग वाला नहीं दिया, थीटा इक्वल 45 डिग्री के लिए दिया है। थीटा 45 वाला ही दिया होगा, अच्छा ठीक है। हाँ मतलब इसमें ये लिख लो कि मैक्सिमम हाइट टेंड बाय इट ड्यूरिंग द सेम मोशन, है ना, ताकि बिल्कुल क्लियर हो। ये बच्चों जो डी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है, हमने एक स्टोन को एक मूविंग ट्रेन से फेंका है, तो क्या होगा? स्टोन को भी ट्रेन वाली वेलोसिटी मिल जाएगी। स्टोन पहले ट्रेन के अंदर ही था ना, तो स्टोन भी तो ट्रेन वाली वेलोसिटी से ही मूव कर रहा था, राइट? तो अब वो स्टोन कैसे गिरेगा, लाइक दिस। तो अगर कोई ऑब्जर्वर ऐसे खड़ा है अर्थ पे, तो उसको क्या दिख रहा है? उसके लिए वो एक नॉर्मल, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, मतलब पैराबोलिक बात है, राइट? अब व्हाट अबाउट ऑब्जर्वर इन द ट्रेन? अब ये समझो बच्चों, क्या ट्रेन और स्टोन दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है? यस, है ना? तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जितना स्टोन आगे गया होगा उतना ही ट्रेन भी आगे जाएगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो दोनों की वेलोसिटी सेम ही है। इसका मतलब बच्चों, ट्रेन वाले ऑब्जर्वर को क्या नजर आ रहा होगा? ट्रेन वाले ऑब्जर्वर को ये नजर आ रहा होगा कि भाई स्टोन है तो मेरे नीचे ही, बस वो मेरे से दूर होता जा रहा है, राइट? मतलब उसको स्टोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाता हुआ दिखेगा। क्लियर? ओके, एक्सरसाइज 1 बच्चों, सी पार्ट।
28th question. (22) A change in velocity during the time interval in which it reaches the highest point is. वो जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? इनिशियल वेलोसिटी इज 5√3 आई कैप प्लस 5j कैप. फाइनल वेलोसिटी जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया वो क्या है? 5√3 आई कैप. What is the change in velocity? -5j कैप. उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 5. ये जो जिन लोगों के आंसर अलग आ रहे हैं ना वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप चेंज इन स्पीड निकाल रहे होगे. क्वेश्चन में चेंज इन वेलोसिटी पूछा है. तो 32 का बच्चों आंसर गलत दिया है क्या? अच्छा D32 का. हाँ बच्चों सी पार्ट डन. हाँ जी डी पार्ट. D28. भाई टाइम क्या होता है? टाइम तो √2h/g होता है ना. हमने कल निकाला था. तो टाइम को तो स्पीड से फर्क ही नहीं पड़ रहा. तो दोनों इकट्ठे ही गिरेंगे. राइट. एक मिनट. हाँ जी आगे बचाओ. 32 का कह रहे थे आप आंसर गलत दिया हुआ है. सर सी पार्ट का. सी का 32 या डी का 32? सर सी पार्ट में जो 32 क्वेश्चन है उसके डी पार्ट का. अच्छा. क्या गलत दिया हुआ है क्या बच्चों डी पार्ट का आंसर? ठीक है. ऑब्वियसली क्यों आएगा ना. इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है.
ये जो 15th क्वेश्चन है इसमें देखो, इसमें तो उन्होंने सारा कुछ दे ही दिया। ये आपको ये बता दिया है कि जो स्ट्राइकिंग एंगल है दैट इज 60 डिग्रीज, करेक्ट। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमें पता ही है कि यू है, तो इससे आप दोनों निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री लगा के। मतलब जो आपका ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये tan 60 से u√3 आ जाएगा, और जो नेट है वो चाहे तो रिजल्टेंट ले लो चाहे ट्रिग्नोमेट्री से, वो 2u आ जाएगा। तो रेशो क्या हो गई, u√3/2u, इसकी आंसर आ जाएगा, राइट। सेवनटीन का आंसर बच्चों ठीक है गलत है? सेवनटीन तो यार डायमेंशनली हो रहा था। सेवनटीन की कोई क्वेश्चन है गलत करने वाला? कुणाल मैं नहीं बताऊंगा, वो ध्यान से सोचो, बहुत बेकार डाउट पूछ रहे हो आप। हाँ जी बच्चों, और कोई डाउट इसमें? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक्सरसाइज 1 पार्ट डी के 12th क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली 700 आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा। कौन से क्वेश्चन में? 12th। हाँ ठीक है, वो अप्रॉक्स आएगा, वो क्लोजेस्ट आंसर आप मार्क कर दो। 9.8 लेके आ रहा है शायद एग्जैक्ट बच्चे का। हाँ जी बच्चों, इसके बी पार्ट में कोई डाउट? बच्चों देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है और जो फिफ्थ क्वेश्चन है, दोनों ही मतलब आप मतलब हो सकता है आपने किए हो, मतलब
आप देखो कि दोनों को करने का सबसे शॉर्ट मेथड क्या रहता है। तो नहीं मतलब ऑब्वियसली स्टैंडर्ड मेथड तो वो है ही डॉट प्रोडक्ट वाला, मैं उससे और इजी मेथड आपको बताने लगा हूँ। हाँ तो देखो, देखो मान लो हम एक प्रोजेक्टाइल बनाते हैं, बात हम ये कह रहे हैं कि लेट्स से इनिशियली उसका एंगल थीटा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसी और इंस्टेंट की, जब हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया। तो अब वेक्टर्स की प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है, तो मैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को बच्चों ट्रांसलेट करके फाइनल के साथ ड्रॉ कर देता हूं। मैं ऐसे कर सकता हूं बच्चों, जहां पे इन दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, 90। तो ये जो नीचे वाला एंगल बचा हॉरिजॉन्टल के साथ, वो क्या बचा, 90 माइनस थीटा। ये बात समझ आती है बच्चों। और हमने ये ट्रांसलेट इसलिए किया था कि हमें एंगल पता चल जाए, ठीक है। अब मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी कुछ भी v है। अब वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमें पता ही है कि सेम रहता है ना, जो कि कितना रहना चाहिए, u cos थीटा। इस फिगर के हिसाब से बच्चों वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता, v cos 90 माइनस थीटा, जो कि कितना हो गया, u cos थीटा। और यहां से v क्या आ गया, u cot थीटा। समझ आया। तो this method is much faster than dot product, isn't it? क्योंकि उसमें पहले आप टाइम पहले v वेक्टर लिखोगे, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, उससे t आएगा, उसको दोबारा उसमें पुट करोगे और उसका मैग्नीट्यूड लोगे, है ना। बच्चों ऐसे ही अभी ट्राई करो, फिफ्थ क्वेश्चन।
फिगर से। मतलब फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका सबसे छोटा मेथड क्या हो सकता है। हाँ बच्चों, देखो
आपको कहा है कि 2 seconds after projection a projectile is traveling in a direction inclined at 30 degree to horizontal. After 1 more second it is traveling horizontally. The magnitude and direction of its velocity are. तो इससे बच्चों हमें ये पता चल गया कि भाई जो उसका ऊपर तक जाने का टाइम है वो 3 seconds है, राइट? तो मतलब यू वाई बाई जी इज 3, तो हमें यू वाई पता चल गया कि 30, जैसे कह लो कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता चल गया कि 6 seconds है, तो उससे आपको यू वाई 30 मिल गया। ठीक है जी। अब आपको कहा है कि 2 seconds आफ्टर प्रोजेक्शन इट इज ट्रैवलिंग एट 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। तो 2 seconds आफ्टर प्रोजेक्शन वो 30 से ट्रैवल कर रहा है, तो आफ्टर 2 seconds उसकी वाई में क्या वेलोसिटी होगी बच्चों? अगर आप अप्लाई करोगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80 वाई डायरेक्शन में, तो ये 10 आ जाएगा आपका। ठीक है ना? तो फिगर से ये नीचे वाला क्या आ गया? 10√3। तो आपको x डायरेक्शन की वेलोसिटी पता चल गई 10√3 और आपको y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई 30। तो इससे आपके आंसर निकल आएंगे। अंडरस्टूड? आगे बच्चों। अच्छा बस इसमें तो मैंने अभी बी तक ही कहा था ना। टोटल ऊपर तक जाने का टाइम 3 सेकंड है ना, तो पूरा ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना हो गया? 6 सेकंड। 3 सेकंड कैसे आया? ये जो लिखा है कि पहले 2 सेकंड और फिर आफ्टर 1 मोर सेकंड इट इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, तो 3 सेकंड्स के बाद वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गया ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहाँ होती है? टॉप मोस्ट पोजीशन पे नहीं होती? ओके, चलो बच्चों इसके ही कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं।
3 अलग आंसर आ गए मेरे पास, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। बच्चों अभी तक आप में से किसी का भी आंसर प्रॉपरली ठीक नहीं है, मतलब आप आधे आंसर दे रहे हो। दैविक, वंशिका, कुणाल, ठीक है। हर्षप्रीत, ठीक है। दीपित, ठीक है। वाह, सक्षम ने टाइम का आंसर आई कैप जे कैप में निकाला। क्या खाते हो भाई ऐसा? ये 2 आंसर आएंगे बच्चों इसके।
शुभम तुमने यही दिए हैं? देख लो एक बार, हमारा भी हाल बेकार ही है। 2√3 और 2/√3 एक ही बात होती है? अच्छा, आप लिखना ये चाहते थे? फिर सॉरी नहीं, फिर सॉरी मुझे कहना चाहिए कि मैं समझ नहीं पाया कि आप ये लिखना चाहते थे ना। हाँ जी, तो इसमें क्या करना था? तो ये स्पीड 20, एंगल 60, फटाफट कंपोनेंट्स लेके हमें पता है कि एक्स में 10 हो गया, वाई में 10√3 हो गया, ठीक ना? अब बच्चों, हमें क्वेश्चन में कहा है एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल बच्चों दो केसेस में हो सकता था। एक ऐसे, और एक इस तरीके से, राइट? तो अब हम दोनों के करस्पॉन्डिंग, भाई एक्स कंपोनेंट तो वही रहना, 10। तो हम y कंपोनेंट निकाल सकते हैं, कितना आ गया? 10 tan 30, मतलब करेक्ट। तो मतलब हमें दो टाइम्स निकालने हैं जब y डायरेक्शन की वेलोसिटी या तो +10/√3 हो गई या -10/√3 हो गई। तो y डायरेक्शन की हमारी इक्वेशन बन गई +-10/√3 इज इक्वल टू 10√3 माइनस GT, राइट? तो यहाँ से आपके t की दो वैल्यूज निकल। बच्चों कोई भी डाउट इसमें? ओके।
तो आंसर रूट वगैरह में छोड़ देना, ठीक है। बच्चों आंसर रूट फ्रैक्शंस वगैरह में छोड़ देना, ठीक है।
वंशिका आपने तो आधा आंसर किया। एंगल बच्चों ध्यान से निकालो, पढ़ो कौन सा एंगल निकालना है, गलती मत करना उसमें। दीपित आप अपना एंगल चेक करना, आपने ठीक निकाला कि नहीं। एंगल वॉल के साथ है बच्चों, तो देखो आप में से मतलब कुछ लोगों ने शायद उल्टा निकाला हुआ है। दीपित, वंशिका, अर्शप्रीत, ठीक है। सुहानी ठीक है अब। मंजू अब ठीक है। तो बच्चा इसमें आपका हाइट आनी चाहिए थी।
मंजो, तो आप थोड़ी भर सकते हो केवीपीवाई का एग्जाम, या भर सकते हो? नहीं, मेरे ख्याल तो उसके लिए मतलब आपको क्लास 11th में होना जरूरी है। तो बच्चों, आप में से बाकी लोग भी मेरे से पूछ रहे थे रिगार्डिंग केवीपीवाई एग्जाम। तो 11th में बच्चों थोड़ा सा मुश्किल होता है क्लियर करना। मतलब उसमें उसके दो तीन रीजंस हैं। एक तो क्या होता है कि मतलब 11th में मेडिकल नॉन मेडिकल का कॉमन होता है टेस्ट। तो मतलब ऑब्वियसली नॉन मेड वालों को बायो नहीं आती। मेड अभी मतलब इसमें नॉन मेड वालों को ज़्यादा डिसएडवांटेज रहता है क्योंकि उन्हें बायो बिल्कुल नहीं आती होती। मैथ्स जितनी का आती है वो फिर भी मेड वालों को थोड़ी बहुत आती होती है। दूसरी बात, उसमें जो मतलब चैप्टर्स आते हैं ना, काफ़ी कुछ क्लास 12th के सिलेबस का भी आ जाता है उसमें। मतलब वो कहने को क्लास 11th में हो रहा है, बट क्लास 12th के भी बहुत टॉपिक्स आ जाते हैं। क्लास 11th के जितने टॉपिक्स आते हैं वो तो आपके मतलब पक्का ही कवर हो जाते हैं नवंबर तक, उसमें चक्कर नहीं है। बट क्लास 12th में मतलब जैसे लाइट चैप्टर हो गया, करंट चैप्टर हो गया, उनके टफ क्वेश्चंस आते हैं। मतलब क्लास 10th लेवल नहीं, उससे टफ। तो इसलिए इट इज टफ, बट एक्सपीरियंस के लिए देना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। तो भर तो दो ही। यही क्लास 12th में इजी हो जाता है क्योंकि जब तक क्लास 12th में होता है आपका सारा सिलेबस हुआ होता है, और तब मेड नॉन मेड का अलग होता है। तो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। हाँ बच्चों, तो इसमें क्या करना था? तो सच सच बताना, कितने लोगों ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 53 लिया था? सच सच बताओ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी ने भी ना लिया हो। तो भाई इस तरह ये पूछा आपको कि ऐसे फेंका, 20 मीटर्स पे बॉल है। तो हमें बताना है कि वो बॉल को एक तो कितनी हाइट पे हिट कर रही है, और बचा एंगल वॉल के साथ पूछा है, ठीक है ना? मतलब ये वाला एंगल, इन अदर वर्ड्स वर्टिकल के साथ ही एंगल पूछा है। इनिशियल एंगल भी वर्टिकल के साथ दिया हुआ है, बाद वाला एंगल भी वर्टिकल के साथ ही पूछा है। तो जब आप कंपोनेंट्स लोगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया 40 cos 37, 32 आ गया,
और ये 24 आ गया। भाई सबसे पहले तो हमें पता है कि x डायरेक्शन में बॉल ने 20 मूव करना है, तो 32 इंटू टी इज इक्वल टू 20, तो ये t आ गया हमारा 20/5/16 तो आप y डायरेक्शन में s निकाल लो इस टाइम पे 5/8। हाँ, तो आप y डायरेक्शन में बचो s निकाल लो इस टाइम में, तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगा के, तो वो आपके पास 835/64 आ जाएगा। और आप y डायरेक्शन की वेलोसिटी भी निकाल लोगे इस टाइम पे, तो वो आ गई 24 माइनस 10 इंटू 5/8। तो 71/4 आ गई। तो भाई वेलोसिटी का आपको वर्टिकल कंपोनेंट पता है 71/4 आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है तो सेम ही रहेगा 32। आपको वर्टिकल के साथ एंगल निकालना है, तो ये आपका tan थीटा 32 इंटू 4/71। क्या मुश्किल था बच्चों इसमें? तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अच्छा बच्चों, एक ना इस क्वेश्चन में आपने घर पे ट्राई करना है कि आपको थीटा ढूंढना है सच दैट रेंज इज मैक्सिमम, जैसे हमने तब ढूंढा था ना, मतलब ये आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ अल्फा आएगा कुछ, ठीक है? अल्फा फिक्स्ड है। ये सबने ट्राई करना है और सबने ट्राई करके ना मुझे ये भेजना है। मैं मतलब उस पर असाइनमेंट डालूंगा, ठीक है? सबने ये मुझे उस पर मतलब अपलोड करना है। ये इंक्लाइन प्लेन वाले केस के लिए, ठीक है? सॉल्यूशन आपने मतलब पूरा सॉल्यूशन भेजना है लास्ट पार्ट का। चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। आपने होमवर्क में 3A का बच्चों C और D पार्ट खत्म कर लेना, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके, और फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। चलो ओके बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अगर हम tan थीटा लास्ट में हाइट अपॉन मतलब वो 20 अपॉन हाइट करके निकाल लें तो सर वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, उसकी वैल्यू थोड़ी सी हाँ बड़ी आ रही ऑब्वियसली है। वो थोड़ी है tan थीटा, आप एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ी निकाल रहे हो।
आपको तो ये बताना है ना कि वो मतलब उसकी वेलोसिटी का क्या एंगल है। ओके सर, ओके, मैंने फिर गलत ले लिया। हम्म चलो ओके बच्चों, बाय।